हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग क्लास 9 के गणित सब्जेक्ट के आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आपका ये प्रथम सावधि परीक्षा 2021-22 का मॉडल सेट पेपर होगा। आपको एग्जाम हॉल में समय 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और आपका पूर्णांक 40 का होगा। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आपका ये सब्जेक्ट क्या है? मैथ है और सेट 1 है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या है, यानी 3। 3 क्या है? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे √3, √2, √5, इसका वर्गमूल नहीं होता। ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या है। और साथ ही साथ पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आखिर होती क्या है? तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। लेकिन √3 का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो कभी भी पूरा कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलेगा, वो पॉइंट में चलते जाता है ना। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी परिमेय संख्याओं को अगर गुना करिएगा, मान लिया जाए 2/3 एक परिमेय संख्या है, आप इसको किसी से भी गुना करिए। मान लिया जाए 6/2 से अगर गुना किया जाता है तो ये क्या होगा ना, एक परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? एक परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 0 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए अगर 0 है तो 0 को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके बटे के नीचे क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग P/Q के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। P का काम आपका क्या कर रहा? 0, और Q का काम क्या कर रहा? 1। इसीलिए 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है प्रत्येक परिमेय संख्या। आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आपको बताना है, मान लिया जाए एक संख्या लिखा है, अगर परिमेय संख्या के बीच का नंबर को जानना हो ना तो सबसे अच्छा नियम होता है नंबर लाइन। मान लिया जाए ये 3 और 4 है, तो इसके बीच में बहुत सारे अनगिनत संख्याएं होती है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है क्या होगा। तो 3 से हम लोग 4 तक जाएंगे तो बहुत सारा नंबर होगा, जैसे 3.1, 3.2 डॉट डॉट करके इसी तरह जाएगा। तो आप देखिए जो ऑप्शन ए है ये 2 पाई है। अच्छा 2 पाई का मतलब क्या? 2 और पाई का मतलब वैल्यू क्या होता है? 3.14। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 6.28। बताइए 6.28 कभी भी 3 और 4 के बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 आ गया तो ये तो हो नहीं सकता है ना। हम लोग का ऑप्शन ए हो नहीं सकता। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 10/3, यानी 10/3 को अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3.33 आएगा। तो 3.33 आपको किस में दिखेगा? 3 और 4 के बीच के नंबर लाइन में आपको दिखेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या निकालने का, वो फॉर्मूला होता है, पहला नंबर ए को मान लेते हैं, दूसरा नंबर बी और बटा 2। ये 3 और 4 के बीच के परिमेय संख्या आपको निकाल कर देगा। तो ए का काम 3 करेगा, बी का काम 4 बटा 2। सॉल्व करने पर 7/2। इसका मतलब ये जो 7/2 है ये 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या, लेकिन 7/2 है जो नंबर आपको इस ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो आपको डिवाइड करके समझ लेना है कि बीच में कौन सा आ रहा है। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 64 का पावर x है बराबर 8। तो x का मान निकालना है। तो आपको बहुत अच्छा से यहाँ समझना है कि 64 का पावर अगर x दे रखा है, ठीक है, अब बराबर में आपको 8 दिया है, तो हम लोग को पता है कि 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है ना। 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए यहाँ पर इधर बना रहे हैं इसको बराबर देकर, ये स्क्वायर जो आपको दिख रहा है वो x से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। अब बराबर में कितना बच जाएगा? 8। और 8 का पावर यहाँ 1 है। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ तो 2x बराबर कितना हो गया? 1। तो हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो 1/2 यानी 1/2 आएगा आपका x का वैल्यू। आप इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 6 था इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1/2। क्लियर है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद आपसे पूछा है तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, तो देखिए चर, अगर अल्फ़ाबेट आपको दिख जाए इस तरह का एक्स वाई जेड इस तरह का दिख जाए तो इसको चर बोलते हैं। और अचर क्या होता है, तो अगर आपको गिनती की संख्या दिख जाए 1 2 3, ठीक है, इसको अचर बोलते हैं। सबसे पहला बात ये कैंसिल हो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ एक चर का बात बोला है कि एक चर का बहुपद क्या है। ठीक है, अगर जिसमें केवल एक्स ही हो उसको एक चर में कहेंगे, यदि जिसमें केवल वाई ही हो तो उसको भी एक चर कहेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ से समझते हैं, पहला वाला ऑप्शन में देखिए एक्स प्लस वाई है, एक्स एक चर है वाई भी एक चर है, तो टोटल कितना चर हो गया, 2 चर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का नहीं हो सकता क्योंकि एक चर में पूछा था। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में आपको यहाँ भी एक्स दिखेगा यहाँ भी एक्स दिखेगा, तो एक्स ही तो दिख रहा ना, तो केवल एक ही चर दिख रहा, 2 चर 3 चर नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं दिखना कि यहाँ एक बार एक्स 2 बार आया यहाँ आया, ऐसा नहीं। मतलब पूरे समीकरण में पूरे बहुपद में आपको क्या दिख रहा, एक्स ही दिख रहा। इसमें देखिए एक्स वाई दिख रहा तो ये 2 चर है, इसमें भी एक्स वाई दिख रहा है तो 2 चर है, इसीलिए हम लोग को एक चर में बहुपद पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है बहुपद का 2x + 6 का शून्य क्या है। जब कभी भी आपको शून्य निकालने बोलेगा तो आपको जो भी बहुपद दिया है बराबर में 0 लिखना है। ठीक है, बराबर में 0 होने के बाद हम लोग 6 को बराबर के 0 की तरफ ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, -6 और बटे में 2। अब 2 से इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, -3। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -3। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है बहुपद x का पावर 4 - 3x² - 5 का घात क्या है। तो आपको जो भी बहुपद दिया होगा इस बहुपद का जो सबसे मैक्सिमम वाला पावर होगा उसी को घात कहते हैं। तो मैक्सिमम पावर आपको x का पावर 4 दिख रहा है ना, x का पावर 4 मैक्सिमम है, इसीलिए ऑप्शन डी 4, इसका क्या आ जाएगा, आपका घात 4 आ जाएगा। आपको अधिक से अधिक पावर को देखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है यदि पी एक्स बराबर x - 1 तो p0 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको px बराबर दिया हुआ है, तो px बराबर कितना दिया हुआ है, x - 1। आपसे p0 पूछा है तो x की जगह में हम लोग 0 बैठा देंगे, 0 बैठ गया, -1 सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला -1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक क्या होगा। आपको x² का क्या पूछा है, गुणांक पूछा है, तो आप x² खोजिए कहाँ है। तो x² का पहले लिखा हुआ -5x², x² का पहले क्या लिखा है, -5x। इसका मतलब x² का पहले जो लिखा रहेगा वो उसका गुणांक कहलाएगा, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है यदि किसी बहुपद px बराबर x का पावर 31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपको बोला गया है यहाँ पर कि px बराबर कितना दिया है, x का पावर 31, x का पावर 31 और +1 है ना। तो आपको क्या करना है, जो x - 1 है बराबर 0 मान लेना है, और x बराबर 1 वैल्यू निकल गया तो आपको x के जगह में 1 बैठा देना है। ठीक है, तो x के जगह में हम लोग 1 जब बैठाएंगे, बैठाने के बाद ये सॉल्व करके 1 का पावर 31 तो 1 ही हो जाएगा, +1 यानी आया कितना, 2। तो आप इस तरह बना सकते हैं, जल्दी बनेगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भाग करने पर 2 ही आएगा शेषफल, नहीं तो आप फिर भाग करिए इस तरह वाला प्रोसेस से कि x - 1 और इसको भाग करना है x का पावर 31 + 1 से, तो भी आंसर आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा बनेगा, वो थोड़ा छोटा था, तो हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। ठीक है, बहुपद देखिए एक पद द्विपद बहुपद इस तरह होता है ना, तो जिसमें 2 टर्म हो वो द्विपद कहलाता है। तो हम लोग का जो ऑप्शन ए है ये त्रिपद है, 3 टर्म है। देखिए ऑप्शन बी में 1 पद है और ऑप्शन डी में भी 3 पद है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, द्विपद है, 2 पद है। 2 पद कौन कौन सा है, तो पहला पद आपका आ गया है 5x² और दूसरा पद है 9x, तो 2 पद हो गया, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विपद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 14 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो है लिखा हुआ
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है, आपको फैक्टर करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग गुणनखंड करने सीखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 है। ठीक है, तो देखिए इसमें गुणनखंड किस तरह करना है। आपको 14 को गुना करके ऐसा दो नंबर लिखना है, गुना करके 14 आ जाए और जोड़ने पर 9 आए, तो आपको 9 को तोड़ना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 + 2, क्योंकि 7 और 2 को जोड़ के 9 आएगा, 7 दूनी 14। आपको 9 को ऐसा दो नंबर में ब्रेक करना है कि वो दोनों नंबर को जोड़ने पर 9 आए, लेकिन गुना करने पर उन दोनों नंबर का 14 आए। तो हम लोग तोड़ चुके हैं इस तरह। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास ये आएगा। अब देखिए इसमें से हम लोग गुना कॉमन ले लेंगे x, तो आ जाएगा x माइनस 7 का होल, -2 कॉमन ले लेंगे तो x क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ प्लस होगा। ठीक है, x और यहाँ आ जाएगा -7, x माइनस क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद यहाँ से आप x -7 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, बच गया आपका x और -2। तो हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो इस तरह हम लोग फैक्टर करेंगे, इसी को गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, आप वीडियो को रोक के नोट करके समझ लीजिए। हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में एक आकृति दिया हो, आपको आकृति से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं। इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। अगर इस आकृति को हम लोग देखें ना, तो ये जो आपको बी पॉइंट दिख रहा है, बी, ठीक है, अगर इसका निर्देशांक बोला जाए तो देखिए x वाला -5 से आ रहा, y वाला 2 से आ रहा, तो b का निर्देशांक हम लोग के हिसाब से हो जाएगा -5, 2। इसी तरह d का निर्देशांक अगर पूछे तो ये x वाला 6 की तरफ से आ रहा है और y वाला 2 की तरफ से आ रहा है, यानी इसका निर्देशांक 6 और 2 हो जाएगा। हम लोग इस तरह निर्देशांक चेक कर लेंगे। तो हम लोग सीधा प्रश्न पे आते हैं, क्या है देखिए। प्रश्न नंबर 15 में लिखा है बिंदु बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिंदु बी का निर्देशांक हम लोगों ने अभी देखा था कि x वाला -5 है और y वाला कितना है 2, यानी हम लोग का निर्देशांक आ जाएगा -5, 2। तो -5, 2 किस में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, यानी -5, 2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसी तरह चित्र को देख देख के सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया पॉइंट क्या है। तो आपको देखना है -3 और -5 कहाँ है। ठीक है, देखिए तो हम लोग इसको देखते हैं। -3 बोला गया था ना, तो आपको -3 और -5, तो -3 देखिए ये पॉइंट है और -5 ये पॉइंट है। तो ये -3 से आ रहा है इधर की ओर, -5 से आ रहा है इधर की ओर, तो पॉइंट कौन सा बना, ई। तो हम लोग का ई आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या ई पॉइंट कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 में लिखा है डी का भुज क्या है। ठीक है, तो हम लोग भुज और कोटि दो चीज़ होता है, हमको समझना है। तो देखिए जब कभी भी हम लोग लिखते हैं यहाँ x, y, ठीक है, तो पहला वाला जो x होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, क्या बोलते हैं, भुज। और दूसरा जो y वाला होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि। ठीक है, तो d का पूछा है तो पॉइंट d यहाँ है, तो d के हिसाब से अगर हम लोग निर्देशांक निकालें तो d का निर्देशांक निकल जाएगा 6, 2। तो हम लोग का भुज कितना है, 6 है, भुज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर 6 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 था ना, पूछा था डी का भुज क्या है, तो डी का भुज क्या था, 6 था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में बिंदु एच की कोटि पूछा है, तो कोटि क्या होता है, वाई वाला। तो हम लोग ढूंढते हैं बिंदु एच को। तो देखिए पॉइंट एच यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। तो ये एक्स वाला आता है भुज यानी -5, वाई वाला आता है आपका कोटि। ठीक है, तो कोटि कितना आपको दिख रहा है, -3। कितना दिख रहा है, -3। तो हम लोग एच का पूछा गया कोटि, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -3। ठीक है, उसके बाद आपसे 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है बिंदु M का निर्देशांक। अब M का निर्देशांक देखना है, तो हम लोग पॉइंट M को ढूंढेंगे। देखिए ये पॉइंट M है ना, ये x की ओर से -3 आया ना, लेकिन y तो 0 है, यानी आंसर हो जाएगा -3, 0। M का निर्देशांक -3, 0 देखते हैं किस ऑप्शन में आपको दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा, -3, 0। तो हम लोग का ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ये हम लोग का x वाला लाइन आता है, इधर से ऊपर से y वाला आता है। ठीक है, तो x अक्ष इसको कहते हैं, y अक्ष इसको कहते हैं। x और y जो पॉइंट पर काटता है ये, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जो आपका 0 और 0 होता है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल बिंदु। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है यदि
2,0 रैखिक समीकरण 2x+3y बराबर k का एक हल है। तो k का मान क्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है, मान क्या होगा k का। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व किस तरह करेंगे। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x+3y इक्वल टू कितना है k। ये देखिए x का वैल्यू 2 है तो आपको x के जगह में 2 लिख देना है, ठीक है, +3। ये देखिए y का वैल्यू 0 है तो आपको y की जगह में 0 लिख देना है। तो बराबर कितना आ गया k। अब 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, 2 को 2 से गुना करके 4, 3 को 0 से गुना करके 0 बराबर k। और हम लोग 0 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी k बराबर कितना आ गया 4। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आंसर हो जाएगा 4। चलिए k का मान निकल गया, कितना आया आंसर हम लोग का 4 आया। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो वो होता है ax, x एक चर हो गया, उसके बाद होता है by, ये दूसरा चर हो गया, प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो x दिख रहा है ना वो एक चर है, y एक दूसरा चर है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और जो ए बी सी है ये क्या है, तो ए बी सी आपका जाके ये एक वास्तविक संख्या है ना, पूर्णांक है, कुछ भी संख्या ए बी सी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ चर कितना है 2, एक एक्स एक वाई, इसीलिए हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित होता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जब भी ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा में बनेगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सरल रेखा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है x बराबर 5 y बराबर 2, तो निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। आपको बताना है कि कौन से समीकरण का हल है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर ही x और y कितना है, x का मान 5 है और y का मान 2 है, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 7। तो देखिए दोनों को जोड़ के ऑप्शन सी में कितना आएगा 7, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या दिया है x + y बराबर 7। आप x का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, दिया हुआ है 5, y का वैल्यू y का नीचे बैठाएंगे 2 और दोनों को जोड़ के कितना आएगा 7 बराबर 7। इसीलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन से बना लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 12 का एक हल है। इसमें भी आपको ऑप्शन उठाना है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो यहाँ दिया है 2 और ऑप्शन ए में, और ये 3, ये x और y का वैल्यू दिया है, तो आपको x और y का वैल्यू बैठा के देखना है। तो सबसे पहले देखिए 2x + 3y बराबर कितना दे रखा है 12। आपको x का मान बैठाना है ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर सी, या पहले ए से करते हैं तो 2 और 3। तो ये देखिए कितना आ गया 4, 3 3 का 9, क्या ये 12 आएगा, नहीं। कितना आएगा सॉल्व करके हम लोग का, तो 13 आएगा, जो कि 12 के बराबर नहीं है ना, 12 के बराबर नहीं है, बराबर कट जाएगा, है ना। तो हम लोग का ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए नहीं हो गया। ऑप्शन बी में हम लोग चेक करके देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, बैठाएंगे हम लोग 2x + 3y में 2, अच्छा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, सॉल्व करके कितना आएगा 6, और यहाँ भी कितना आ गया 6 बराबर कितना आ गया 12। हमको कितना लाना था 12, तो हम लोग का ऑप्शन 20 सही आंसर हो जाएगा। हम लोग इस तरह ऑप्शन से बनाएंगे इसको, ठीक है, जल्दी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है यदि बिंदु 2 3 x + y बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बस x का मान 2 और y का मान 2, y का मान 3 बैठा देना है। x + y बराबर के है, x का मान 2, y का मान 3, बैठाने पर कितना आ गया 5, यानी के बराबर कितना हो गया 5। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है रैखिक समीकरण 4x + 3y बराबर 12 का आरेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। ये बोल चुका है x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष जब भी हम लोग के पास बोला जाएगा, जब भी आपको x अक्ष बोलेगा, ठीक है, तो आपको y का वैल्यू 0 बैठा देना है। इसका मतलब 4x + 3 गुना y का वैल्यू कितना बैठा देना है 0 बराबर 12 आया। सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4x, अच्छा ये 0 से गुना होकर 0 आएगा, 0 को 12 से सॉल्व करके 0 तो 0 ही रहेगा। तो हम लोग का ये 4 से के पहाड़ा में 12 3 बार में कटा, x बराबर कितना आ गया 3, यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा।
चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। देखिए पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री में से आपका एक कोण 60 डिग्री है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। यानी एक पूरक कोण अगर 60 डिग्री है तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा 30 डिग्री। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। देखिए अगर 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, कोई कोण मान लीजिए थीटा, ठीक है, और ये क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो कम हो, 180 डिग्री से कम हो, तो इस कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से नयन कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो उसे नयन कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, जो 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को बनाते हैं। देखिए जिसमें लिखा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर मान लिया जाए एक कोण x है तो दूसरा कोण क्या आएगा 90 माइनस एक्स आएगा। अब क्वेश्चन में बोला अपने पूरक के आधे, यानी पूरक का आधा का मतलब क्या कर देंगे बटा 2, तो आधे से 30 डिग्री अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 90, अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा आपका x और बटा में कितना है 2 बराबर कितना आएगा 30। सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 90 और ये आ जाएगा 60, 2 से 30 को गुना करेंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 150 डिग्री और 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 50 डिग्री, 50 बार में, यानी हम लोग का मान कितना आ गया 50 डिग्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें क्या लिखा है कि नीचे दी गई आकृति, आपको नीचे एक आकृति दिया गया है, उसमें बोला रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रक्षेप करती हैं, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है 70 डिग्री। तो आपको सी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चित्र को देखते हैं। देखिए ये आपके सामने चित्र रहा, इसमें बोला है कोण ए ओ सी, यानी ये कोण आपका दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये कोण कितना दिया हुआ है वो देख लीजिए सबसे पहले। अच्छा दोनों का जोड़ 70 डिग्री दिया है। ठीक है, इसका मतलब ए ओ सी का और बी ओ ई इस दोनों का जोड़ कितना दिया है 70 डिग्री। समझने वाला बात है, इस दोनों का योग कितना दिया है 70 डिग्री। आपसे पूछा है किसका मान, इसका मान, यानी सी ओ डी का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए ए बी पे जो कोण 3 गो बन रहा है, ये ए बी एक रेखा है, इस पे जो 3 गो कोण बन रहा है कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा एक सरल रेखीय है, यानी सरल रेखियों के युग में 3 कोण बना है। तो सरल रेखा का टोटल योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको 180 डिग्री से सीधा 70 डिग्री को माइनस करना है तो कितना आएगा 110 डिग्री। तो हम लोग का ये वाला कोण आ जाएगा 110 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। ऐसे बनाना है। ठीक है, अगर डिटेल्स में बनाना है तो देखिए आपको लिख के इस तरह बनाना होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ठीक है, बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। अब इन दोनों कोणों का योग कितना दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, प्लस कोण सी ओ ई बराबर आपको सी ओ ई निकालना था 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो कोण सी ओ ई का मान निकल जाएगा कितना 110 डिग्री। ये हो गया डिटेल्स। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ही खाली चुनना था तो आप सीधा 180 से 70 डिग्री को माइनस कर दीजिए, 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, ये ए बी इस सी डी के क्या है समांतर है, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। देखिए ये जो रेखा है तिरछी रेखा है ना, ये जो तिरछी रेखा इसमें दिया गया है, इसमें हम लोग का एकांतर कोण बन रहा है। कौन सा, कोण एक्स और कोण वाई आपस में बराबर होगा। कैसे, एकांतर अंत कोण से, है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये 50 डिग्री एक्स डिग्री टोटल 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि एक लाइन पे पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोण ये 50 है तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 130, कितना आ जाएगा 130, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कोण x बराबर कितना डिग्री आ गया 130 डिग्री। अब बताइए कोण x और कोण y क्या है, आपस में बराबर है, क्या है बराबर, तो कोण y भी कितना हो जाएगा 130, क्योंकि एकांतर अंत कोण से, नहीं तो शीर्षाभिमुख कोण से भी होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा तो भी 130 डिग्री होगा। दोनों का जोड़ करना है तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई
बराबर कितना आएगा जोड़ के 260 डिग्री, यानी x प्लस वाई का मान कितना निकल गया 260 डिग्री निकल गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर 260 डिग्री। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, जिसमें लिखा है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो देखिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो इसका योग हमेशा कितना होगा 180 डिग्री हमेशा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। उसी पे अगर आपसे पूछे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 को लिखा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो आपका जो त्रिभुज होता है उसमें केवल एक ही समकोण बनता है, इसके अलावा समकोण नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखते हैं, जिसमें लिखा है ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है और सी ए पी क्यू के बराबर है। तो हम लोग एक त्रिभुज से समझते हैं, ये ए बी और सी है। इसी तरह एक और त्रिभुज हम लोग बनाते हैं जो आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर पी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला में देखिए ए बी क्यू आर, तो ए बी क्यू आर बराबर है, तो ए सीधा किसके साथ रिलेशन बना रहा है, क्यू के साथ। तो आपका ए का रिलेशन क्यू के साथ बनना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं। देखिए इसमें ए बी सी और पी क्यू आर, यानी ए का रिलेशन किसके साथ ये बना रहा है, पी के साथ, जो गलत है, जो नहीं हो सकता, क्योंकि ए का किसके साथ बनाना था, क्यू के साथ। यहाँ देखिए ए का रिलेशन किसके साथ बन रहा, आर के साथ, तो यहाँ पर ही आपको ए का रिलेशन किसके साथ बन रहा, आर के साथ, जो गलत है। उसके बाद इसमें देखिए ए का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, तो इसमें ए का रिलेशन आपका पी के साथ बन रहा है, जो गलत है। हमको ए के साथ किसके साथ लाना था, क्यू के साथ, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, यहाँ गलती से मिसप्रिंट है, ये डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी। आपको अच्छा से समझना है, ये लास्ट वाला होगा हम लोग का डी। ठीक है, ये सी नहीं होना चाहिए, ये आंसर हम लोग का होगा डी। ऑप्शन मिस प्रिंट कर दिया है। ठीक है, सी 2 जगह लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भी सी लिख दिया है ना, यहाँ तो सी होगा लेकिन यहाँ डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 को। 36 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता की एक कसौटी नहीं है। तो आपको याद रखना है, साइड एंगल कभी भी सर्वसमता की कसौटी नहीं होती है। ठीक है, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 37 को देखेंगे। लिखा है दो त्रिभुज सर्वसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोण के युग्म बराबर है। देखिए दो कोण बराबर है, एक कोण और एक कोण बराबर है। ठीक है, बराबर है, तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने हैं बराबर है, भुजा बराबर यानी एस एस। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का, एक सर्वसम बन गया ये वाला। तो बताइए इसको क्या लिखते हैं, एंगल साइड एंगल के नियम से, यानी हम लोग का एंगल साइड एंगल के नियम से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस नियम से सर्वसम है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 38 है, इसमें लिखा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों कोण बराबर है तो तीनों कोणों का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री करके। कितना डिग्री करके, 60 डिग्री करके, यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है, इसीलिए तीनों कोण भी बराबर होता है। और कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वसम होते हैं। देखिए तीनों भुजा बराबर है ना, अगर तीनों भुजा बराबर है यानी भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं, तो साइड आ जाएगा, यानी तीनों भुजा साइड के नियम से बराबर होते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एस नियम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है आकृति में त्रिभुज बी ओ सी ठीक है, तथा त्रिभुज ए ओ डी ठीक है, सर्वसमता के किस नियम से सर्वसम है। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि जो कोण आपका ए है और जो कोण बी है ये क्या है, समकोण है। और समकोण आने से हम लोग का RHS का नियम लग जाता है। समकोण आने से किस नियम से सर्वसम होता है, RHS के नियम से। ये वाला RHS का नियम क्या बोलता है, एक समकोण होना चाहिए, एक कर्ण होना चाहिए, एक भुजा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, R से राइट एंगल, S से हाइपोटेनियस और S से साइड, यानी RHS के नियम से। अगर एक भी समकोण दिख गया तो RHS के नियम से सर्वसम होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का इसका सेट 1 का पूरा क्लास 9 का जो सेट 1 मैथमेटिक्स का था वो पूरा सॉल्यूशन हम लोग डिटेल्स में देखे, सारे प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखें कि किस तरह वो बनेगा। ठीक है, चलिए तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।